वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करिए कि पीवाईक्यू सॉल्व करते समय ना एक पेज पे या कहीं पे भी आप अपने भी आंसर हमारे बताने से पहले कोशिश करिए कि आप एक पेज पे लिखते जाइए, हाँ, कि भाई कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, और उसको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सही, कितने गलत हुए। गलत हो रहे हैं तो आप उसमें एनालाइज कीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए कि भाई गलत क्यों हो रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए क्या करना है कि अभी तो मैक्सिमम लोगों ने अपनी मैक्सिमम तैयारी पूरी कर ली होगी जितना पढ़ना। अब थोड़ी सी लास्ट के जो 7 दिन के आसपास, हफ्ते भर के आसपास जो टाइम बचा हुआ है, इसमें हम लोग को थोड़ी सी अपनी स्टडी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को भाई नया कुछ भी नहीं पढ़ना, पुराना जितना रिविज़न हो पाए आप करिए, लेकिन एक बहुत बड़ा टाइम आप लोग अपने पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज़ पे निकालिए टाइम। ठीक है, अब पीवाई टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अब तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जैसे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने इससे हड़प्पा भी आएगा, ठीक है, अशोक से संबंधित आएगा चीज़ें, मुगल से आएंगी, या मॉडर्न जब सॉल्व करेंगे बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो अब क्या करना है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और देखिए कि अच्छा इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन गलत हो गए या इस टॉपिक से संबंधित गलत हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है बस वो टॉपिक जाके बुक से क्या करना है, या जहाँ से भी आपने वो टॉपिक तैयार किया, हमारे चैनल से की हो, बुक से, जहाँ से भी आपने वो तैयारी की हो, बस अब जाके वो टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। फिर दूसरा अगर देखिए कि कहाँ गलत हो रहा है, हाँ ये ध्यान रखिए कि अगर गलत हो रहा है, अगर नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, फिर तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया, उसको जाके फिर से रिवाइज करिए या पढ़ लीजिए, वो सॉल्व हो जाए। बस ये भी ध्यान रखना विशेष तौर पर कि आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब समझ लीजिए कि पेनफुल होता है और बहुत बड़ा मार्जिन पैदा कर देता है। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, बीच बीच में हम लोग बात करते चलेंगे कि भाई क्या स्ट्रेटजी भी लास्ट में कर सकते हैं या कैसे और अपने मतलब पीटी क्लियर करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बता देनी है। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग बताते चलिए कि क्या विशेष है। पक्की ईंट से बनी इमारत है, प्रथम असली मेहराब है, पूजा स्थल है, कला एवं वास्तुकला है। ठीक है, अब बताइए आप लोग क्या है इसमें। देखिए इसका हो जाएगा ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। देखिए अब सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे ना, इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें पक्की ईंट से बनी इमारतें दिया, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरी चीज़ें भी दे सकता है कि अच्छा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की ये ऑप्शन ये हटा के इसके जगह पे कुछ और दे सकता है कि भाई जो ग्रिड, उनका जो सड़क निर्माण ग्रिड प्रणाली थी, जल निकासी व्यवस्था थी, हाँ, या स्नानागार जो उनका था, तो उसमें कुछ और विशेषता है। तो आपको ये चीज़ें, इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने या देखने से ये होता है कि हमें पता चलता है कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं या एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था, सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। तो मेगास्थनीज किसका दूत था, मेगास्थनीज था सेल्यूकस का। अब देखिए इसमें क्या था कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया है, कौन सा, यूनानी राजदूत था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भाई किसके राज्यसभा में भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में, कहाँ से, यूनानी राजदूत था, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो थी वो किससे रिलेटेड थी, हाँ। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप मेन देखेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आंसर इसका क्या है कि 2 आंसर हो सकता है, इसका आंसर बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, अब देखिए अगर आप मेन देखेंगे कि भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित था, लेकिन समझ लीजिए कि एक नहीं होता कि भाई ये इसकी एक हेडिंग है, इसके अंदर जिससे आर्थिक संबंध थे, विदेश नीति, धन संचय, इसके पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एकदम पूरा कोर अगर देखेंगे तो इसका ये होगा, लेकिन अगर उसके सब पार्ट्स देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक किससे संबंधित है बताइए। ठीक है, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। चलिए बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। ठीक है, अब देखिए त्रिपिटक किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए क्या है कि आप देखें त्रिपिटक बौद्ध जो धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब जो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी उनको 3 भागों में या 3 पार्ट में जो
बांटा गया उसी को त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। जैसे विनय पिटक हो गया, सुप्त पिटक हो गया, विधम्म पिटक हो गया, ठीक है। अब ये तीनों त्रिपिटक, अब लेकिन अब आप लोग इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है भाई विनय पिटक किससे संबंधित है, सुप्त पिटक या विधम्म पिटक किससे संबंधित है, इसके अंदर क्या कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है। आप लोग इसको बताते चलिए, कमेंट बॉक्स में ना क्या करिए कि आप लोग इससे संबंधित चीज़ें डिस्कस करते चलिए। हो सकता है कि आप लोग जैसे कि किसी ने एक पॉइंट बताया, किसी ने दूसरा पॉइंट बताया, तो हो सकता है ना कि भाई सब लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो सबका कुछ ना कुछ ऐड होता चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और प्लस देखिए, अगर आप देखिए बिहार पीसीएस देने हैं तो बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सब टॉपिक को तो एकदम नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था, चलिए बताइए फटाफट, ठीक है। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, क्या था इसमें, देखिए क्या हो जाएगा, ई था, क्योंकि इसमें कई मतलब लगभग सभी थे इसमें अशोक के धर्म से संबंधित, ठीक है। देखिए मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है, चलिए, ठीक है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रमगुप्त, श्रीगुप्त, बताइए इसका हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे उलट भी देते हैं कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन आया था, तो फिर फाहियान हो जाएगा आंसर। तो दोनों तरफ से हम लोग को पढ़ते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट, राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृत की उन्नति। आप लोगों ने शायद देख लिया हुआ आंसर, वैसे इसका होगा ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे, ठीक है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग बेसिक जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसको ध्यान रखते हुए जाना है, ठीक है। चलिए बताइए, शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, मंडप, इसका क्या हो जाएगा बताइए, आंसर इसका हो जाएगा बी, मतलब गोपुरम। देखिए क्या होता है कि आप थोड़ा सा वो ध्यान रखिए कि भाई नागर, बेसर, द्रविड़ शैली में क्या क्या विशेषताएं थी, बेसिक आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों में इसके जो प्रवेश द्वार होता है, जिसको अभी वही गोपुरम कहते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उनकी भव्यता, मंदिर की भव्यता बताते थे, ठीक है। तो गोपुरम दक्षिण भारत की मंदिरों की विशेषताएं रहती थी, ठीक है। अब प्लस ये भी ध्यान रखिए कि भाई कहाँ से द्रविड़ शैली स्टार्ट होती है, कहाँ तक नागर शैली, कहाँ से द्रविड़ वो बेसर शैली है, तो ये थोड़ा सा आप लोग बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, इतने से कवर हो जाता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा, इसका हो जाएगा हम्पी। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई, इससे संबंधित आपने कितने स्थापना किया था, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप लोग कमेंट में बताते चलिए। देखिए क्या होना कि तैयारी अगर मिल के करेंगे, टाइम कम है और सबका रिवीजन होगा, इससे यही जो चीज़ें होती हैं, अगर आप देखिए किसी को आ भी रहा है ना, तो आप कमेंट में लिखेंगे तो लिखने से और चीज़ें याद होती हैं, तो आप इसमें लिख के बताइए। और हो सकता है किसी को ना बताओ वो विशेषताएँ या वो टॉपिक उसका मिस हो गया, तो उसका भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें बताइए, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें हो जाएगा इसका आंसर बी, बनावली में। अब देखिए इसमें क्या ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लोथल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, कहाँ पे है, गुजरात में, किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा ना, जैसे कि जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से भी थोड़ी तैयारी करने की कोशिश करें, ऐसे सोचा करिए, हो सकता है अगली बार यही पूछ लें कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, हाँ, इसकी लोकेशन पूछ लें, क्योंकि ये देखिए एयरपोर्ट एरिया मतलब बंदरगाह था, यहाँ से बहुत यूनिक चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, चलिए बताइए, महामेघवाहन वंश, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे। अब देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके आंसर और हमारे में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे क्यों डिफरेंट हो सकता है, इसमें हो सकता है ई की वजह से हुआ है, क्यों,
क्योंकि देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आया था कि भाई कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, ठीक है। अब देखिए जो कलिंग के चेदी राजवंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम था महामेघ वाहन, ठीक है, नामक व्यक्ति था, ठीक है। अब इस वंश के नाम पे ना सॉरी इस व्यक्ति के नाम पे इस वंश का नाम ही पड़ गया महामेघवाहन वंश, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब महामेघवाहन पड़ गया, इस वंश का जो होता है सबसे जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम खारवेल था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चेदी वंश के इसने स्थापना की, तो इसके नाम से भी वंश का नाम पड़ गया, और चेदी वंश तो है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा इस आधार पे, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ए, लेकिन इसका ई होगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया। जैसे क्या था कि देखिए लिखा है कि क्या कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, तो देखिए कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम जो है महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस हिसाब से इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी, देखिए इसने कब की थी भारत की यात्रा, इसने की थी 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक, ठीक है। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था, इसमें बताइए। बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि को किसको कहते हैं कि अपृहत भूमि, इसको कहते हैं बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ठीक है। चलिए उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, इसको तो इजी क्वेश्चन आप लोग बता लेंगे। बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, बताइए किसमें संबंधित है, हैं? उदंतीपुर शिक्षा केंद्र किससे संबंधित है इसमें कि, ठीक है, बिहार। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ठीक है, इसमें वी स्मिथ नहीं थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इजी भी है। वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ पे दिया था गौतम बुद्ध ने, देखिए क्या होगा इसका, इन्होंने दिया था सारनाथ। अब देखिए सारनाथ कहाँ पे, वाराणसी के पास है। अब साथ ही साथ तो देखिए तैयारी क्या करना है, अब हम लोग को ये ध्यान रख लेना कि भाई जैसे गौतम बुद्ध पढ़ा तो वैशाली कौन कौन से, अब क्वेश्चन आप देखिए आया है ऐसे भी कि भाई कौन कौन से स्थल जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। अब जो स्थल पता चल गए, अब देख ली भाई इस स्थल में गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या बातें वहाँ पे थी, कहाँ पे जन्म हुआ था, कहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पे उपदेश दिया था उन्होंने, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इंडिका का लेखक कौन था, इंडिका का लेखक कौन था, विष्णुगुप्त, मेगास्थनी, डायमेकस, प्लिनी। इंडिका किसकी फेमस किताब है, तो मेगास्थनीज की है, ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए, हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त, किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। देखिए अब लास्ट में हम लोग एक काम और कर सकते हैं, अगर आप अगर बताएंगे तो, कि भाई जैसे कि अभी आप लोगों ने करंट अफेयर वगैरह, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं तो तैयारी तो की ही होगी, ठीक है। अब जैसे कि भाई अगर ग्रुप में अगर तैयारी करनी हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई सब लोगों ने कहीं कहीं से करंट अफेयर तैयार किया होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ हमारे चैनल से देखा होगा, कुछ लोगों ने बुक पढ़ी होगी, कई कुछ लोगों ने और जगह से देखा होगा। तो क्या करिए कि आप लोग ना कि कमेंट बॉक्स में जो आपको लगता है कि अच्छा हाँ जैसे हमारे जैसे कि अगला वाला टेस्ट भी आता है, तो आप ये कर सकते हैं भाई उसमें बताइए अच्छा आपके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई 4-5 करंट या 4-5 लाइन उसमें बताइए कि भाई ये हो सकता है, ये करंट अफेयर हो सकता है कि मतलब मैक्सिमम चांसेस है पूछे जाने की, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर ऐसे 10 लोग भी लिख लेते हैं ना, तो 10 लोग में अगर 4-4 पॉइंट लिख के बताते हैं कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये तो आपकी बार से और पूछा जाएगा। तो सोचिए कि एक मतलब अगर आप ये 5 लिखते हैं तो अगर 4-5 लोग और लिखते हैं तो एक आदमी कितना ज़्यादा उसमें तैयार हो जाएगा। इसमें मिल के पार्टिसिपेट सब लोग करिए। 6 हफ्ते भर बचा हुआ है, इसमें एकदम समझ लीजिए कि हर चीज़ एकदम फिर से रिवीजन हो सकती है अगर आप लोग सहयोग करेंगे, सबका तैयार हो जाएगा। अगली बार अगर आपको कोई मतलब डाउट है कुछ भी है तो बताइएगा कि हम लोग उसको अगले लेक्चर में उसको नाम सहित आपका जिसका भी डाउट रहेगा नाम सहित उसको लेकर डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पर्सनल भी गाइडेंस अगर चाहिए तो मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। बताइए जैसे होता है। और वो जो हमने बताया करंट अफेयर वाली, अगर एक बार ट्राई करिए उस हिसाब से तैयारी करने की, देखिए
क्विक रिवीजन सबका बहुत जल्दी और बहुत इजीली तरीके से तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, हिनसोंग, इत्सी, तारानाथ। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिनसोंग। तो हिनसोंग क्या था? हर्षवर्धन समय के समय की प्रमुख घटना थी। चीनी यात्री जो हिनसोंग भारत आया था, इसकी जो इच्छा थी किसकी? हिनसोंग की, महात्मा बुद्ध द्वारा जो चरण चिन्ह द्वारा पवित्र किए गए स्थल को देखना और बौद्धिज्म से संबंधित जितने धर्म ग्रंथ थे उसका अध्ययन करना हिनसोंग की बहुत अभिलाषा थी या कह सकते इच्छा थी। ठीक है, और इसलिए वो भारत आया था। किसके टाइम पे आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो इसकी स्थापना की थी बी कुमार गुप्त ने। ठीक है, अब आप लोग एग्जैक्ट इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं कि भाई ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, बताइए। इसका हो जाएगा डी, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए 800 से 600 ईसा पूर्व का समय जाना जाता है। ब्राह्मण काल, सूत्र काल, रामायण काल, महाभारत काल। किससे समय? बताइए। इसका भी हो जाएगा सूत्र काल। ठीक है, बोंगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के वे व्यापार का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए। इसका 24 का हो जाएगा ए। ठीक है, अब वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए क्या होता है कि आप लोग इसमें, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से, मतलब जो बोगस कोई है, यहाँ से ना कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए थे जिससे कि एशिया माइनर और भारत के बीच, जैसे कि ये उसमें कुछ देवताओं के जैसे इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, इन सब के देवताओं से संबंधित कुछ अभिलेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि भाई उनका मतलब एशिया जो माइनर है वहाँ से 14वीं शताब्दी के आसपास भारत का व्यापार होता था। तो इससे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है, बताइए। तो ये ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? बताइए। ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, रघुल भद्र, मखली गोसाल। कौन थे? तो इसके थे मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के ये जो है शिष्य थे, किंतु बाद में इनको मतभेद महावीर से होने के कारण इन्होंने जो अपनी शिष्यता त्याग के आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन की, गुप्त की, कुषाण की, हिंद, यूनानी लोग की। किसकी थी? तो इसमें 28 का हो जाएगा बी, गुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, किस अभिलेख से? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सुपावरा अभिलेख। ठीक है, बताइए। इसका हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि अब यहाँ से ऑप्शन ही पढ़ने से आपको बहुत सी चीज़ पता चली कि जो गिरनार का जो शिलालेख है वो अशोक का है, जूनागढ़ का किसका है? रुद्रदामन का, सुपारा का किसका है? अशोक का। तो यहाँ से भी आपको देखिए कई चीज़ें तैयार हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 30वां नंबर। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया था? ठीक है, बताइए। मस्की का लघुशिला अभिलेख, रुम्मिनदेही, कीन स्तंभ, भब्रू। भब्रू स्तंभ, डी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंदोपनहो, जातक कहानियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा मिलिंदोपनहो। ठीक है, देखिए मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश ने अधिकतम योगदान दिया था? ठीक है, मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश ने अधिकतम योगदान दिया था? यहाँ पे होना चाहिए मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव में उपहार की में
सॉरी देखिए इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश ने अधिकतम योगदान दिया था। गांव उपहार में देने में किसने किया था, तो इसका हो जाएगा आपको गुप्ता वंश। चलिए अगला देते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो किस काल में होते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। लाल, नीला, हरा, पीला, नीला। इसमें ए मतलब लाल। ऋग्वैदिक जो संहिता थी उसका 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो इसका हो जाएगा देखिए डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 थी। देखिए क्या था कि उस टाइम पे आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम जगह मतलब मैक्सिमम जो कर राजस्व या भू राजस्व लिया जाता था वो 1/6 ही था। बाद में जब अंग्रेज आए तो उसमें बढ़ता चला गया। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो 14 पूर्व। शहरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, अब बताइए किसकी थी। गुप्ता टाइम की, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सातवाहन, किस टाइम की थी, तो हो जाएगा गुप्ता टाइम की थी। ठीक है, किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। देखिए नहीं वाला विशेष ध्यान, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्या करना, जहाँ पे आए नहीं तो पहले उसको गोला मार दिया करिए, जिससे कि हमें पता हो जाए कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए चोर, चेल, पांडे का तो उल्लेख है, कदम का नहीं है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं मतलब देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी हुई हैं और वो घटना किस प्लेस से रिलेटेड है, आपको ये मैच दी फॉलोइंग में करना है। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा सीधे क्या हो जाएगा, सी। इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ऐसे करके आप लोग ऐसे बताइएगा कि जैसे कि ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका हुआ था लुम्बिनी में, हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम वचन कहाँ पे इन्होंने दिया था, सारनाथ में, भी हमने आगे देखा। और एक बचा तो हो गया निधन कुशीनगर में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, किससे बना हुआ था मुख्यतः इनका महल, तो मुख्यतः इनका महल बना हुआ था सी मतलब लकड़ी का। ये क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान रखना। चलिए अगला देते हैं, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि मथुरा भी होगा इसमें, कि जब चीनी यात्री, देखिए एक तो पहले कहाँ का था, चीनी यात्री, अभी हम लोग ऊपर भी देखा था, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये उस टाइम क्या था कि मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। जब ये मथुरा आया तो यहाँ की इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो सूती कपड़े बनाए जाते हैं बहुत उत्कृष्ट मतलब अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते थे। और ये अपनी किताब में भी लिखता है कि भाई यहाँ पे जो आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति काफ़ी ज़्यादा हुई थी यहाँ पे मथुरा के उस टाइम थी। और यहाँ पे जो वस्तुएं थी वो काफ़ी सजा के बेची जाती थी। ये सब अपने पुस्तक में हेनसांग ने लिखा है। ठीक है, कविबाड़ निवासी था, कहाँ के कविबाड़ निवासी थे, अब ये थे पाटलिपुत्र के। ठीक है, बाणभट्ट, बाण मतलब कि बाणभट्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, शायद हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, इसमें हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसका हो जाएगा परशुणी। ठीक है, अब उस टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि एक तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं की, ये किसके किसके बीच में हुआ था, उसमें विजय किसकी किसकी हुई थी। प्लस आप लोग साथ में एक और आपका होमवर्क रहेगा। देखिए अगर थोड़ा सा भी हफ्ते भर आप इंगेजमेंट दिखाएंगे आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। कि उस टाइम ना जैसे कि नदियों के नाम भी, जैसे कि परशुणी हो गया, रावी हो गया,
नदियों के नाम अलग अलग थोड़े से, जैसे कोई विपाश थी या ऐसे ऐसे करके नदियों के अलग अलग नाम थे। तो आप बताइए कि उस टाइम की नदियों के नाम क्या क्या थे और वो प्रेजेंट टाइम में इस टाइम नदियों के क्या क्या नाम हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट भी आते हैं। तो ये आप हमें इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले में आप बताएंगे तो उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका आंसर सी। देखिए क्या है कि जो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित तो नहीं था। क्यों, ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है द्वितीय जो उनका शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य जैसे राज्यों में था। चोल, पांड्य हो गया, जो केरल पुत्र थे या ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहते थे, छोड़कर और हर जगह था। तो इन राज्यों में इनका जो है अधिकार क्षेत्र नहीं था। कहाँ से पता चलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है। तो ये द्वितीय जो उनका शिलालेख है यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? अभी वही मैक्सिमम होते, क्या बताए, 1/6 होती थी। ठीक है, देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ठीक है, अब देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आप इसको बताइए। ठीक है, अब देखिए इनका जो हम बता दे रहे हैं टाइम पीरियड था लगभग 544 से 492 तक। इसमें बताइए कौन थे। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बताइए किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र हो गया, बौद्ध दर्शन, रसायन विज्ञान के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बुद्धिज्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इसका हो जाएगा 51 का सी, कुंडल का। अब देखिए क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हैबिट डालिए। ठीक है, इससे एक बार करके देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, अब इनके इस जैन धर्म से संबंधित कुछ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इनके जो ग्रंथ हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में 2-4 लाइन लिख के बताइए। इससे क्या होता है कि आपका भी तैयार होगा। स्पेशली जैसे जैन धर्म ऐसे हेडिंग डालिए और उससे संबंधित 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए कि जो आपको लगे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको भी देखिए याद हो जाएगा और जो पढ़ेगा उसका भी तैयार हो जाएगा। तो सब लोग कुछ ना कुछ लिखिए। हो सकता है कि आपको लगता हो, किसी को ये 3 पॉइंट लगता हो, किसी को ये 3 पॉइंट, तो सबका पूरा ओवरऑल तैयारी हो जाएगी अच्छी खासे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, देखिए सही चलेगा इससे। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, चलिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। ठीक है, देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं भास। देखिए इन भास जो है कि लगभग इनकी 13 के आसपास नाटक लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा, नहीं तो यही याद करिए, कितना बहुत वो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेख से, जूनागढ़, हाथी गुफा, सारनाथ, किससे संबंधित? तो आगे पिछली में हम लोग चर्चा किए थे, ये हाथी गुफा शिलालेख से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? ठीक है, मतलब किसके टाइम पीरियड में की गई थी बताइए? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा गुप्त। ठीक है, देखिए नालंदा एक, अभी हम लोग ऊपर चर्चा किया, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में आप देखेंगे राजगीर के आसपास पड़ता है, निकट पड़ता है। ठीक है, और इसका जो मतलब अभी तो ध्वंस जो मतलब अवशेष बचा हुआ है, बड़गांव, जो बड़ा गांव ग्राम के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अभी भी इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अध्ययन करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। बिहार की चीज़ों को तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान रख के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, ठीक है, थीसियंस, मुगल, कौन थे बताइए? कौन है बताइए? ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, कौन है बताइए आंसर फटाफट आप। देखिए इसका जो है मतलब ऐसे तो देखा जाएगा कि इसका आंसर आयोग के अकॉर्डिंग है, ये सबके अकॉर्डिंग मुसलमान है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो ना, किसने इसको जो है विनाश किया था? तो बख्तियार खिलजी के अधीन
जो बख्तियार खिलजी था उसके अधीन तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो है बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इसको नष्ट किया गया था। तो उस आधार पे इसको कहा जाता मुसलमानों द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। ताम्रपत्र शिलालेख प्राचीन काल में इंगित करता है कि बिहार के शासक किससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा। ठीक है, अब देखिए वहाँ से आप जब आप लोग इसको पढ़े होंगे या लोगों को ध्यान होगा वो स्टोरी अगर आपको पता होगी तो उन्होंने बौद्ध बिहार बनवाने के लिए जो दान दिया था वो वाली स्टोरी का जावा सुमात्रा, तो आप वहाँ से लिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन था, ठीक है, उन्हें ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो कौन सा था? घनन्ते। मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो हो जाएगा शुंग वंश की। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समान नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या नहीं, तो इसमें क्या है? ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बौद्ध परिषद हुई थी? नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। इसका हो जाएगा किसमें हुई थी? पहली वाली, तो ये हो जाएगा सी, मतलब राजगीर में। देखिए ध्यान रखना है, क्या करना है कि एक तो ध्यान रखना है कि पहले ही पूछ रहा है और स्थान। अब देखिए क्या करना है कि जितनी भी बौद्ध संगीतनी या परिषद हुई थी कहाँ पे हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन सी, ये तो आपको 100% याद होनी चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सुना कमेंट बॉक्स में भी एकदम ऐसे मतलब कौन सी नंबर की है, कहाँ पे हुई थी और इसके अध्यक्ष कैसे, तो आप तो सीधे सीधे लिख के आप बता भी सकते हैं। आप एक बार लिखेंगे आपको याद होगा, जो पढ़ेगा उसको भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका हो जाएगा पी, पाटलिपुत्र। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ठीक है, इसका बताइए। सातवाहन, कुषाण, कर्ण, कलिंग, किसने किया था? 63 का बताइए, हो जाएगा सी। ठीक है, इसको कर्ण वंश कहते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। ठीक है, इसके बाद कौन सा शासन आ गया था? कर्ण वंश। ठीक है, अब देखिए अगला चलते हैं। अगला कुमार संभव महाकाव्य से संबंधित यह है कि कौन लिखा है? तो ये तो भाई देखो जो कालिदास से तो फेमस है, पता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना, क्योंकि देखिए आगे स्टार्टिंग से अगर आप सॉल्व करते हुए आ रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बन सकता है हम लोगों ने देखा। इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अर्थशास्त्र से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो अर्थशास्त्र की कंफ्यूजन की वजह से एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन डालता है। तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी, पावापुरी। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष के समय में? इसको बताइए। ये जाएंगे कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रथम वचन दिए थे, या उनकी जहाँ पे मृत्यु हुई थी, कहाँ पे बनवाया गया बताइए? बी, यहाँ पे जहाँ पे उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पर थी? देखिए इस बताइए इसको। तक्षशिला, विक्रमशिला, स्पार्टा, मगध, कहाँ पे था? तो 69 का हो जाएगा ए। ठीक है, तक्षशिला। चीनी यात्री हेंजाओ किस विश्वविद्यालय में अध्ययन
किया, इसने किया था कहाँ पे, डी 70 हो जाएगा नालंदा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। इसका हो जाएगा, ठीक है, 70 का हो जाएगा, सॉरी 71 का हो जाएगा सी विशाखदत्त। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध जो रचना है, ठीक है, उनका आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। शायद हम लोगों ने ऊपर एक बार चर्चा की है। एक बार इनकी जो फेमस, देखिए हर जो यहाँ पे जो लेखक दिया हुआ सबकी एक दो किताबें बहुत फेमस हैं, कभी भी उससे उठा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ना ऐसे भास, उसके आगे इनकी जो एक दो लिखी, और फिर शूद्रक की, अश्वघोष की, विशाख, ऐसे लिख के बताइए। देखिए सबको याद होगा और आपको भी एक बार अगर आप लिख देंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, ट्राई करके देखिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला करते हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। कहाँ पे पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? तो इंडिका की। अब पुस्तक बता सकते हैं, कई बार आ चुका है। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? बताइए। वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर में? कहाँ पे हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद? ये हुई थी, इसका हो जाएगा बी, मतलब पाटलिपुत्र में। अब देखिए, अब इसमें बताइए आप लोग, इसमें किसकी अध्यक्षता, कौन कौन, मतलब अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुई थी, अध्यक्षता इसकी किसने की थी? ठीक है, देखिए बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और बस उतना ही इसमें बिहार जो पीसीएस के नज़रिए से, क्योंकि टाइम कम है तो उतना ही आप लोग तैयार कर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, या तैयारी कराई जा रही है कि जितना कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल सकें। ठीक है, उसको ध्यान रखना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन कौन सी थी? बताइए। 74 का कितना क्या होगा? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। तो देखिए इसका तो इजी है, मतलब प्राकृतिक भाषा थी 74 का भी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, कुणाल। बताइए 75 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 75 का हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया एक बार। मेगास्थनीय ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ठीक है, तो ये हुआ है डी, हो जाएगा इसको 7 श्रेणियों। अब ये बताइए किस पुस्तक के थ्रू या कहाँ पे इन्होंने बताया है कि भारतीय समाज 7 रूपों में विभाजित था? तो बताइए। अर्थशास्त्र में सीता भूमि से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अनुप्रयोगी बंजर भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा खेती की गई भूमि या वन भूमि। ये क्वेश्चन कई स्टेट पीसेस में है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप लोग देंगे। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, जरूर दीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा काल की एक उन्नति जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया। धौलावीरा में, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। ठीक है, बताइए 79 का क्या होगा? धौलावीरा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए जो हड़प्पा काल का जो स्थान है ना, आप लोग एक ऐसे उसमें आप लोग एक बार ध्यान देखिए, रिकॉल करिएगा। आपको याद है कि सबसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग कौन कौन सा? एक बार ध्यान करिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 79 का ए हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कहाँ पे हुई थी? 80 का हो जाएगा सी, कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही आप लोग इसमें कश्मीर में इसमें अध्यक्षता कौन कौन से इसमें काम किया हुआ, ये भी ध्यान रखें। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बता दीजिए आप लोग, क्या था? ये तो कई बार क्वेश्चन आया, इसका नाम हो जाएगा इंडिका। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बताइए, हर्षचरित्र किसने लिखा है? तो इसका हो जाएगा हर्षचरित्र बी, बाणभट्ट ने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि हर्षचरित्र ग्रंथ में जो है एक वर्धन वंश था। ठीक है, वर्धन वंश,
उसके इतिहास के बारे में लिखा गया है। और इसमें बेसिकली जो बाणभट्ट ने उस टाइम के जो समकालीन राजा थे उनके और उनके पूर्वजों के जीवन के बारे में बताया। ठीक है। अब मुद्रा राक्षस बताइए किसकी है? विशाख दत्त, कौटिल्य, भास, कल्हड़। ठीक है। मुद्रा राक्षस तो पता है विशाख दत्त की है। ठीक है। मुद्रा राक्षस। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर का स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ? ठीक है। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। ठीक है। तो इनका हुआ था कहाँ पे परिनिर्माण? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए आप इसमें देखेंगे तो घुमा के वही सब, बस इसका क्या, जैसे कि आप लोग को ये शब्द जरूर पता होना चाहिए। जैसे महापरिनिर्वाण क्या होता है, धम्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है, मतलब किसको मृत्यु को कहते हैं, कौन सा प्रथम उपदेश को कहते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा 86 का हो जाएगा बी, मतलब सारनाथ जो वाराणसी के पास है। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या ग्रीवरी जिसको भी कहते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो 88 का हो जाएगा ए, मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ठीक है। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। बताइए 89 का क्या हुआ? तो 89 का हो जाएगा सी, तक्षशिला। ठीक है। और 88 का क्या है? 88 का था ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने ग्रंथ? 11, 12, 14, 15 ऐसी सीरियल में ही ऑप्शन आता है। ठीक है। तो 90 का हो जाएगा कितने ग्रंथ हैं? 15। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? बताइए। इनकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है। वो भी कब की थी आप इसको बताइए, डेट बताइए। पहली बार अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का मतलब किसने निकाला था? तो 90 इसका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप निकाला था। क्या नाम बताया था, किस नाम से उसमें शिलालेख में अशोक का नाम क्या लिखा था ये बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? 93 का हो जाएगा डी, वीरभद्रदत्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? देखिए इसको अभी हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा की थी। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में था स्थित। ठीक है। 94 का हो जाएगा बी। 95 देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। ठीक है। तो 95 का होगा सी, स्कंदगुप्त। ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? हाँ, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? जूनागढ़ अभिलेख में है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? ठीक है। अभी देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ये होता है कुशीनगर में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बस आपको ये जो शब्द दिए ना ये क्लियर होने चाहिए कि इसका मतलब क्या। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था? क्वेश्चन रिपीट है वहीं पे। कहाँ पे दिया था पहला? 99 का बताइए। बी, सारनाथ में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। 100 का हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया, राजगिरी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बताइए। इनका नाम था हर्यक वंश कहा जाता। क्यों कहा जाता था? आपने वो सुना होगा कि भाई पिता को उनकी बेटे ने हत्या करके गद्दी पे बैठ गया, फिर उनके बेटे ने कर दी, तो हर्यक वंश से नाम था इनका। अगला देखते। तीसरी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित में से संपन्न हुई थी? कहाँ पे हुई थी तीसरी वाली बताइए। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पाटलिपुत्र था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अपने अभिलेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तो बताइए। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
ठीक है। 104 का हो जाएगा बी, प्रियदर्शी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधियों के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था? ठीक है, अब देखिए इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई लोग औषधियों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो 106 का हो जाएगा खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में ध्यान रखना है, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ताम्रलिप्ति। आप बता सकते हैं लोकेशन ताम्रलिप्ति का कहाँ पे था। ठीक है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 108 का इसमें है कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है उसमें इसमें राजगृह था। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर ये हो जाता था, क्योंकि आप देखेंगे तो इसकी राजधानी जो मतलब अलग अलग टाइम शासन काल में अलग अलग रही है, जैसे पाटलिपुत्र भी रही, राजगृह रही, तो इसका ये था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कालीबंगा में। ठीक है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये तो भाई जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, इनके भी आप देखिए, इनका भी आप लोग जैनिज्म भी पढ़ के जाइएगा, इनकी भी जो सभाएं हुई हैं, इनके जो मेन ग्रंथ हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? अभी हम लोगों ने ऊपर इसका देखा था कि किसने की थी, इसका सी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो इसे किया था वैशेषिक ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल प्रसिद्ध थे। पर्शियन या पित्तदुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ठीक है, अब देखिए ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। इसमें बड़ा कई बार मतलब कई पेपरों में से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये देखिए दीवार, इसका हो जाएगा ए। 114 का क्या होगा? ए। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? देखिए इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आया, हम लोग 3-4 बार तो ऐसे ही इससे मिलते जुलते क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुजरात में कौन सा था? लोथल। क्योंकि अगर आप लोग देखिए ऑप्शन के थ्रू भी अगर तैयारी कर लेंगे ना, जैसे कि पता चला लोथल है, ये इस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ ये चीज़ें मिली थी। ठीक है, इसका लोकेशन यहाँ पे है, ये बंदरगाह नगर था, तो इससे मिलते जुलते बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। प्रथम बौद्ध संकीर्तन किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप में। ठीक है, अध्यक्ष तो पूछे जाते हैं आपको, चाहे बौद्धिज्म की जैनिज्म की, आपको दोनों देख के जाइएगा। ठीक है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने, भारवी ने। तो इस किरातार्जुन ने एक्चुअली किसने लिखी थी? ये लिखी थी भारवी ने। देखिए किरातार्जुन पुस्तक के लेखक जो है भारवी थे। इस पुस्तक की जो कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इसमें अर्जुन तथा किरात मतलब एक वेशधारी शिव के बीच एक युद्ध का जो है इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? किरातार्जुनीयम में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं का। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ पे हुई थी प्रथम बौद्ध महासभा? राजगृह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बस कुछ ही बचा है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। बताइए, ये एक से अधिक इसमें की थी। 121 का हो जाएगा आपका 121 का सी, चंद्रगुप्त।
द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। देखिए एक्चुअली क्या था कि जो उनकी पुस्तक है, क्या नाम है, बाणभट्ट की जो रचना हर्ष चरित्र के अनुसार, उसमें वर्धन वंश के बारे में बात की गई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में जो है वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इस वंश के सबसे महान जो है शासक ये पुष्यभूति थे। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? हाँ, तो 123 का क्या है? 123 का है बी, चेरा ने। चलिए देखते हैं क्या है कि जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि ज़रूर आप उसका आंसर दें। ठीक है, देखिए हफ्ते भर के आसपास टाइम बचा है, तो थोड़ा सा इसमें अगर आप लोग सब लोग मतलब इन द सेंस कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग एक्टिव रहेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर कमेंट में लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे चीज़ों को लेके, तो सबका इसमें तैयारी होती जाएगी। और जब आप लिखेंगे तो आपको भी याद होगा, और जो उसमें कमेंट में पढ़ता रहेगा उसको भी याद होगी चीज़ें। तो इसमें ये देखिए, परीक्षा की जब हॉल में बैठे रहेंगे तब ये चीज़ें आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी अच्छी थी। तो कोशिश करिएगा, प्लस पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आराम से चीज़ें परीक्षा हॉल में चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जैसा भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन होता है या कुछ भी आप पर्सनल गाइडेंस या कुछ भी लास्ट टाइम के लिए कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो स्क्रीन फॉर सिविल सर्विसेज का नंबर दिया हुआ उस पर भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके भी आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके।